एवरीवन, कोविड का काल है, बहुत भयानक काल है भारत में। हमने तो इस तरह की आपदा जो है देखी नहीं है कभी। हो सकता है कोई हॉलीवुड में कोई फिल्म बनी हो इस तरह की कि कोई वायरस ने ऐसा अटैक किया हो और इस तरह की बातें हुई हो। हमारे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सरज जी। सरज जी से हम जानेंगे कि जो ये कोविड का माहौल है वो आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इस कोविड को। नमस्कार विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। देखिए, स्थिति आपके भी सामने है। कोविड 19 जो इसका नाम है, जिसका सीधा मतलब है कि 2019 में ये चाइना से शुरू हुआ, 2020 में ये भारत में आया और पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में फैला 2020 में ये। लेकिन वो पहला फेज था। पहले फेज में क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका में तो इसने काफी तबाही मचाई। भारत में भी आया ये, काफी फैला भी, लेकिन उतनी तबाही यहाँ देखने के लिए नहीं मिली। तो खैर सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने अपने तरफ से कई कदम भी उठाए इसे रोकने के लिए। लंबा लॉकडाउन भी पूरे देश में लगाया गया। काफी परेशानियां भी हुई लोगों को, लेकिन मिला जुला करके जो एक भयावह स्थिति कह सकते हैं वो पहले फेज में भारत में देखने के को नहीं मिली। जबकि अमेरिका और यूरोप के अन्य दूसरे देश जो विकसित देश कहे जाते हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं काफी ज्यादा हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है वहां, उन सबके बावजूद वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। लाखों लोगों की मौत हुई, कई करोड़ लोग इससे संक्रमित हुए। भारत में भी संक्रमण फैला, लोगों की मौतें यहाँ भी हुई। लेकिन उन देशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी अच्छी मानी गई। यहाँ का जो डेथ रेट सबसे कम रहा और जो संक्रमण की दर थी वो भी काफी कम रही। और धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर के बाद ये और काफी कम होता चला गया और एक तरह से लोगों में एक जो लापरवाही का माहौल होता है कि अब खत्म हो गया कोरोना, तो इस तरह के का माहौल बना और लोग ने धीरे धीरे पूरी सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी। जो सावधानियां बताई गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बिना पहने कहीं बाहर नहीं निकलना, वो उन चीजों पर धीरे धीरे लोगों का ध्यान कम होता चला गया और सब कुछ बड़ा सामान्य सा दिखने लगा। इसी बीच में 5 राज्यों में चुनाव की भी घोषणा कर दी गई। इसी सामान्य स्थिति को देखते हुए कुंभ मेले का भी आयोजन कर दिया गया और ये सब होते होते मार्च के बाद स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले महाराष्ट्र में फैला, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात केरल, और इस तरह से कुछ राज्यों में काफी तेजी से ये फैला। तो लेकिन उस समय भी बाकी राज्यों में जहां उतना तेज नहीं था इसका संक्रमण फैलने का दर, तो वो लोग फिर भी सचेत नहीं हुए कि महाराष्ट्र की स्थिति देखकर या केरल की स्थिति या गुजरात की स्थिति देखकर भी ये लोग सचेत नहीं हुए। और देखते देखते अप्रैल आते आते पूरे देश में इसने एक महामारी का रूप ले लिया और भयावह स्थिति पैदा हो गई, जो कि आपने भी देखा, सबने देखा है कि कितनी भयावह स्थिति रही इसकी। तो यानी और अभी भी ये सर जी टोकना चाहूंगा, यानी सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने की, चाहे वो समाज ने की, सरकारों ने की, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे हम और आप हो, सबसे बड़ी जो कारण हुआ ये लापरवाही का जो ये टाइमिंग है, अक्टूबर टू मार्च के बीच का जो समय, इसमें हम लोग काफी लापरवाह हो गए। इस लापरवाह की वजह से ये जो खौफनाक तस्वीरें कोविड की देखने को मिल रही है। देखिए, लापरवाही तो एक सबसे बड़ी वजह है ही।
जहां तक कोरोना संक्रमण की बात है, तो यह कभी नहीं कहा गया किसी भी स्तर पर कि कोरोना समाप्त हो रहा है, क्योंकि कोरोना अपना पैर पसार रहा था। जब पहली लहर में उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई, तो वैज्ञानिकों का लगातार इस पर अनुसंधान जारी था और वैज्ञानिक लगातार इसको देख रहे थे कि ये कैसे फैल रहा है और कैसे अपना स्वरूप बदलता है। तो जैसे जैसे पहले फेज में जो कोरोना का वायरस का जो स्वरूप था, उसके ऊपर जब चोट किया गया, उसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई, तो उसने अपना तेजी से अपना स्वरूप को बदला और दूसरे दूसरे रूप में वो आना शुरू हुआ, जो कि सबसे पहले हमने ब्रिटेन में देखा। ब्रिटेन में एक दूसरा म्यूटेंट आया, उसके बाद अन्य दूसरे देशों में भी अलग अलग तरह के, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में अलग अलग तरह के वायरस का संक्रमण फैलने लगा। तो ये वो अपना काम कर रहा था, वायरस अपने काम में जुटा हुआ था और वो तेजी से अपने पांव पसार रहा था। तो ऐसे में जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, जो एक गंभीरता होनी चाहिए थी, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, जागरूकता का हो, लोगों का आपस में जो व्यवहार होना चाहिए, या सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए, वो हर स्तर पर जो तेजी होनी चाहिए थी कि आगे फिर से ये अटैक होगा और हो सकता है अभी जो हुआ उससे ज्यादा बड़ा होगा, तो ये चीज किसी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया। न सरकारों ने लगाया, ना लोगों ने लगाया, ना साइंटिस्ट कितना लगा पाए, नहीं लगा पाए, पता नहीं। लेकिन जब इसका अटैक हुआ तो उस समय एक तरह से हम लोग बिल्कुल हतप्रभ खड़े थे। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को कि अब करना क्या है, क्योंकि कोई तैयारी ही नहीं थी इससे लड़ने के लिए। और अभी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये आप देखें कि कहा जा रहा है कि पिछले महीने जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा पूरे देश में, 4-4.5 लाख तक प्रतिदिन संक्रमित मरीज मिले, वो अब कम हो रहा है धीरे धीरे। कम, लेकिन 4.5 लाख से कम होकर अगर 3-3.25 लाख पहुंचा है, तो आप ये कहाँ कैसे जोड़ रहे हैं? ये किसको आप गिन रहे हैं? कितने लोगों की आप जांच कर पा रहे हैं? 30 से 35 लाख लोगों की आप प्रतिदिन, आपके सरकार के हिसाब से कि पूरे देश में 30 से 35 लाख लोगों की जांच प्रतिदिन हो रही है। तो 135 करोड़ लोगों में 30 से 35 लाख लोगों की आप जांच कर रहे हैं। वो भी जांच कहाँ हो रही है? सिर्फ शहरी इलाकों में जांच हो रही है। आप किसी भी ग्रामीण इलाके में, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, कहीं भी किसी भी ग्रामीण इलाके में क्या एक भी आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है? किसी का भी? जबकि गांव गांव में संक्रमण फैला हुआ है। गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बुखार लग रहा है, खांसी हो रही है, दम फूल रहा है और अपने गांव में ही मर जा रहे हैं। उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, न उनकी कोई कोरोना की जांच हो रही है, कैसे उनकी मौत हुई, न इसकी कोई जांच हो रही है। आपने अभी जो पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि गंगा में यूपी बिहार बॉर्डर पर सैकड़ों लाशें बहती हुई पाई गई। ये कौन सी लाशें हैं? ये वही लाशें हैं, ग्रामीणों की लाशें हैं, जिनका न सरकार को पता है कि उनकी मौत कैसे हुई, न कहीं उनका रिकॉर्ड है, न कहीं उनकी जांच हुई। गांव में एक साथ अगर 10, 15, 20 लोग की मौत हो जाए तो ग्रामीण क्या करेंगे? वो ले जाकर उनको उनके मुंह में मुखाग्नि देते हैं और उनको पानी जल में प्रवाहित कर देते हैं, गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, या गंगा के किनारे में दबा देते हैं। बस यही, तो वही लाशें हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि आप कह रहे हैं कि संक्रमण कम हो रहा है। किसका कहाँ कम हो रहा है? ये आपको बताना होगा कि आपने कहाँ से ये आंकड़ा निकाला कि संक्रमण कम हो रहा है। कितने लोगों की आपने जांच की है? जांच भी उनकी हो रही है जो आपके पास जांच करवाने पहुंच रहे हैं। क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है कि किस घर में संक्रमित है और किस घर में नहीं है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था की है? क्या आपने घर घर जाकर जांच करने की व्यवस्था
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना आपके पास उतने साधन है। आज के डेट में वो साधन भी नहीं है आपके पास कि आप 135 करोड़ लोगों की जांच कर सकें। तो आपने, सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये इसमें किसी को कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, क्योंकि ये सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है कि इसको आप कैसे, आप संभालना चाहिए था, कैसे आप विफल हुए इसको संभालने में। ठीक है, आप हम बहुत विकसित देश नहीं है और 75-74 साल के बाद भी हमको ये कहना पड़ता है कि हम विकसित देश नहीं है, तो अपने आप पे ये अलग मसला है। लेकिन जो स्थिति है कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं है, हमारे कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, साक्षरता बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी है, जितना भी है, लेकिन जो है चीजें, उस स्थिति में भी आप इससे कई गुना ज्यादा बेहतर प्रबंधन कर देते जो आपने नहीं किया। अब आप देखें, तो आप छोटे छोटे उदाहरण अगर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आप देखें, केरल में फरवरी से काफी ज्यादा केस मिल रहे हैं और अभी तक मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्या केरल ही सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है अन्य राज्यों की तुलना में? ऐसा नहीं है। केरल में इसलिए सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं क्योंकि वहां साक्षरता ज्यादा है, जागरूकता ज्यादा है और ज्यादा लोग खुद से आगे बढ़कर अपनी जांच करवा रहे हैं, इसलिए वहां ज्यादा मिल रहे हैं। और जहां जांच ही नहीं हो रहा है तो वहां मिलेगा कहां से? वहां का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो आप जांच करवा नहीं रहे हैं। आप गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए कि गांव में जांच हो रहा है कि नहीं। दिल्ली जैसे शहर में आप जांच करवाना चाहें आज, तो आज के आज आपका जांच नहीं हो सकता है। आपको 5 दिन 7 दिन बाद का आपको नंबर मिलेगा जांच करवाने का, और सैंपल देने के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो जब दिल्ली की ये स्थिति है तो बाकी जगहों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए यह कहना कि हमने काबू कर लिया या काबू में आ रहा है, ये सब लोगों को भ्रमित करने की चीजें हैं। कोरोना अभी भी उतनी ही भयावह स्थिति में है। बस अब वही है कि लोग अपने आप को जितना सुरक्षित कर सके इससे, वो वही एक उपाय है। सरकारों के पास संसाधन है नहीं, कोई तैयारी हुई नहीं है, उस स्तर पर तैयारी हुई नहीं है कि अगर 4 लाख, जो अभी 3-3.25 लाख सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो 3-3.25 लाख रोज संक्रमित आ रहे हैं, वो अगर 10 लाख आने शुरू हो जाएं तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 10 लाख संक्रमित प्रतिदिन आज नहीं है, आज भी 10 लाख से ज्यादा संक्रमित प्रतिदिन हैं, लेकिन आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, पूरा गांव का गांव बीमार है, एक एक दिन में एक एक गांव में 20-20 लोग मर रहे हैं, लेकिन कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं न मीडिया में उसकी चर्चा है, न कहीं, सब सामान्य ढंग से चल रहा है। तो ये ऐसे ही चलेगा, देश ये भगवान भरोसे चलता रहा है। और सरकारों का भी एक, जो शुरू से हर सरकार का एक रवैया होता है, कोई भी इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो सरकार अपनी जितने उसकी कोशिश होती है वो करती है, और साथ ही साथ वह एक टाइम बाई करने की पॉलिसी पर भी चलती है कि धीरे धीरे समय को बढ़ाया जाए आगे, कि शायद अपने आप कम हो जाए तो हमारी जान बच जाए। तो सरकार भी यही कर रही है, जितना हो सकता है उससे उतना सरकार कर रही है। बाकी भगवान भरोसे है कि शायद संक्रमण अपने आप ढीला कमजोर पड़ जाए, जैसे पहले फेज में हुआ था कि एक पीक पर आने के बाद फिर धीरे धीरे कमजोर हो गया था। तो अभी भी उसी उम्मीद में सरकार भी है, लोग भी उसी उम्मीद में है कि शायद अपने आप ये कम हो जाए। अगर कम हो गया तो जान आपकी बच सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें कि वैक्सीनेशन, जो कहा जा रहा है कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि एक एक आदमी का टीकाकरण हो जाए। तो अब टीकाकरण होगा कैसे? सिर्फ भारत की बात की जाए तो 135 करोड़ की आबादी है। टीका पर काम शुरू हुआ पिछले साल, फैलने के बाद पिछले साल इस पर काम शुरू हुआ और काफी तेजी से काम हुआ, पूरी दुनिया में काम हुआ।
और काफी तेजी से टीके बनाए गए। कई कंपनियों के टीके बाजार में आए, भारत में भी 2 वैक्सीन बने। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सरकार की तैयारी क्या थी और आगे की सोच कितनी थी कि भारत की 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाया और सरकार पूरी तरह उन्हीं 2 कंपनियों पर डिपेंडेंट हो गई कि इन्हीं 2 कंपनियों के टीके से हम पूरी आबादी 135 करोड़ आबादी को टीका लगा देंगे। आप सोच सकते हैं कि कैसे आप लगा देंगे 135 करोड़ डोज, एक सिंगल डोज, मतलब 270 करोड़ डोज आपको चाहिए। और 2 कंपनियां कहां से कितने कितने दिनों में वो 2 कंपनियां बना पाएंगी 270 करोड़ डोज? उसमें भी एक कंपनी आपकी अपनी नहीं है, जी जी, जो कि एस्ट्राजेनिका के लाइसेंस पर वो बना रही है, इसलिए उसके सारे प्रोडक्शन पर आपका अधिकार नहीं है। तो जितना आपको मिलेगा, आपके देश में बन रहा है, उस हिसाब से जितना आपको मिलेगा उतना ही पर आपका अधिकार है। तो आपने इसी पर रह गए, दूसरी कंपनियों पर आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरी विदेशी कंपनियां जिन्होंने, आज आपने स्पुतनिक को ये दिया, जबकि स्पुतनिक अक्टूबर में आ गया था रूस में, अक्टूबर में उसको मंजूरी मिल गई थी। तो जब अक्टूबर में पिछले साल उसको मंजूरी मिल गई, तो आपने 6 महीना 8 महीना देरी क्यों की उसको मंजूरी देने में? आपको नवंबर दिसंबर में स्पुतनिक को भी मंजूरी दे देनी चाहिए थी। तो अभी तक जो अब आप कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक इतने करोड़ डोज स्पुतनिक का हमको मिल जाएगा, तो वो अभी तक मिल गया होता आपको यदि समय पर आपने उसको मंजूरी दी होती। दूसरे 5 6 8 कंपनियों का नाम अब लिया जा रहा है कि इन सबको मंजूरी दी जा रही है, तो अब क्यों दी जा रही है? ये काम पहले किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो खैर अभी की जो स्थिति है कि बहुत कोशिश करने के बाद 4 महीने में आपने 17 करोड़ 18 करोड़ 17 करोड़ तक आप पहुंचे हैं, जिसमें सिंगल डोज डबल डोज दोनों मिलाकर के 17 करोड़ हैं। तो आप अब जो कहा जा रहा है, फिलहाल आज की तारीख में कहीं भी पूरी आपूर्ति नहीं है वैक्सीन की, हर जगह वैक्सीन की कमी है। जितने सेंटर शुरू हुए थे उसमें से काफी सेंटर बंद हो चुके हैं। अधिकतर सरकारी अस्पतालों में ही वैक्सीन दिया जा रहा है। जो प्राइवेट अस्पतालों में जो शुरू किया गया था वैक्सीनेशन, वो करीब करीब हर जगह बंद हो। तो वैक्सीन अभी फिलहाल है ही नहीं, काफी कम सप्लाई है। उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब कब तक बढ़ पाता है, 1 महीने में बढ़े, तो वो स्थिति है। सरकार का दावा है कि इस साल के अंत तक हमारे पास 200 करोड़ डोज से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगा। लेकिन वो जब होगा तब देखा जाएगा कब होता है। लेकिन अभी अगर वैक्सीन आपने ज्यादा से, अब आप इस दूसरी फेज के संक्रमण को देखें। पहले फेज में क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा प्रभावित 60 साल से ज्यादा का बुजुर्ग जो थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे पहले फेज में। जी जी जी, युवाओं पर और बच्चों पर उसका असर काफी कम हुआ था। जी जी, उसी को देखते हुए जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो पहले फेज के पैटर्न को देखते हुए ही सरकार ने 60 साल से ऊपर के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन देने का निर्णय लिया, और वो सही भी था, वो दिया गया। अब आप देखें कि इस बार का जो पैटर्न है कि बुजुर्ग लोगों में संक्रमण भी कम हुआ है और जी, मौत भी उतनी नहीं हुई है जितनी 60 साल से कम उम्र के लोगों की मौत हुई है। अच्छा अच्छा, तो इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि चूंकि 60 साल से ऊपर के काफी लोगों को वैक्सीन लग चुका है, तो अब उसमें 2 चीज है। लोगों का कहना है कि अगर वैक्सीन लग गया तो अब कोरोना नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होगा। संक्रमण से वैक्सीन आपको नहीं बचाता है। वैक्सीन आपको कोरोना से लड़ने में आपकी मदद करता है, आपके शरीर की मदद करता है। तो संक्रमण तो हर किसी को होगा, चाहे उसको वैक्सीन लगा हो या ना लगा हो, तो इन्फेक्शन होगा उनको। लेकिन अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ है
तो वह जो इन्फेक्शन होगा कोरोना का, वो उतना घातक नहीं होगा, आपका वह शरीर जानलेवा नहीं होगा। सक्षम होगा उससे लड़ने के लिए। हाँ, वो आपके अंदर एक इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो चुका होगा, एंटीबॉडी आपके अंदर बन चुकी होगी, कोरोना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी आपके अंदर तैयार रहेगी वैक्सीन लगने के बाद। तो वो पूरा अपने पूरी ताकत से आप पर हमला नहीं कर पाएगा, और वो माइल्ड सिम्टम जो होते हैं, हल्के सर्दी खांसी बुखार होकर आप स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब अस्पताल जाने की स्थिति बहुत कम आ सकती है, और जो कि देखा भी गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे, वो अगर संक्रमित हुए तो वो काफी जल्दी रिकवर भी हो गए। तो ये अगर स्थिति है, तो इसमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप वैक्सीनेशन करें, तो वही एक उपाय है। इम्पोर्टेंट थिंग वैक्सीनेशन, सबसे जरूरी वही सबसे जरूरी है, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल 100% इलाज ना अभी तक मिला है, और आगे भी कब मिलेगा वो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया में 50 ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई इलाज खोजा नहीं जा सका है। कैंसर से लेकर के एड्स से लेकर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई पक्का इलाज 100% नहीं खोजा गया। तो इसलिए यह कहना कि कोरोना का इलाज एकदम 100% खोज लिया जाएगा, वो अभी कहना जल्दबाजी होगा। तो अगर इलाज हमारे सामने है कि इलाज हम श्योर नहीं है कि इलाज इसका खोज पाएंगे निकट भविष्य में, तो उसके बाद तो दूसरा ऑप्शन आपके पास वही है कि आप वैक्सीनेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन आप करवाएं, वैक्सीनेट करें उनको, जिससे कि जान बचाई जा सके उनकी। तो ये स्थिति है। अब इसको सरकारें कैसे करती हैं, किस तरह से जल्दी से जल्दी करती हैं, वो अब तो उनके ऊपर है। बाकी दूसरी चीज है कि आम लोगों की जिम्मेदारी, कि सरकार जो करेगी, अस्पतालों में व्यवस्था है या नहीं है आपके लिए, वो बात की चीज है। उस स्थिति तक आप पहुंचे या ना पहुंचे, ये आपके हाथ में है। जी जी जी। कि आप संक्रमित हो ही नहीं, कि आपको उन चीजों की जरूरत पड़े कि अस्पताल जाना पड़े, या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, वो तब होगा जब आप संक्रमित होंगे। तो आप संक्रमित न हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, यह एक बहुत जरूरी है कि आप अपने खुद की जिम्मेदारी आप अपनी कितनी पूरी कर रहे हैं। बहुत सिंपल उपाय बताए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से जितनी दूरी बनाकर रख सकें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं, मास्क हमेशा लगाएं, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं। कोई जरूरी नहीं है कि मास्क ही लगाएं, आप कोई भी सूती कपड़ा 4-5 तक करके आप उसको अपने नाक और मुंह पर बांध सकते हैं, वह भी मास्क से ज्यादा कारगर होता है। तो वह आपके ऊपर है कि आप अपने आप को बचाने के लिए कितने तत्पर हैं। लेकिन जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, मेला महाकुंभ का आयोजन ठीक है, सरकार ने अलाउ कर दिया, लेकिन नहाने सरकार तो नहीं गई, कुंभ में स्नान करने तो आम जनता ही गई। तो उनको कोई ये नहीं था। अभी 1 महीने का रमजान का महीना अभी खत्म हुआ है, हर जगह से जो खबरें आई कि रमजान की खरीदारी के लिए लोग रोज शाम को या दोपहर में बाजारों में भीड़ रही, पुलिस उन पर लाठियां चलाती रही, उसको लेकर लोगों में गुस्सा फैलता रहा कि पुलिस बर्बरता कर रही है। क्यों पुलिस को बर्बरता करने की जरूरत पड़ रही है? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों बाजार में आप भीड़ लगा रहे हैं? खैर, वो जो भी है, आप अब 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां नेताओं की जहां तक बात है, सभी पार्टियों ने, चाहे सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, चाहे जो भी हो, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा इसको फैलाने, संक्रमण को फैलाने में। लाखों लोगों की भीड़ जुटाई गई रैलियों में,
प्रधानमंत्री खुद 2-2, 4-4, 5-5 लाख की रैलियों में भाषण देने पहुंचे। तो ये सारी लापरवाही, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है तो आपको, जान आपका है, प्रभावित तो आपको होना है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपने आप को सुरक्षित करें। आप, अगर रैली बुलाई गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप रैली में जाएं ही, वो आपके ऊपर है कि आप रैली में जाएं या ना जाएं। हाँ, तो आप कुंभ टीवी में नहाना, आप अपने स्मार्टफोन पे भी देख सकते कहीं हैं। कहीं भी आप जा सकते हैं, तो वो चीजें आपका अपना, कितना आप अपने आप ऊपर, आपका अपना नियंत्रण कितना है, आप कितने संयमित हैं। तो ये, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझेंगे, तो संक्रमण से बचना तो मुश्किल है। संक्रमण तो अब आप एक बार अपने घर से बाहर निकले, उसके बाद कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, इससे तो आप अनजान हैं। तो आपने अपने आप को बिल्कुल खतरे में डाल दिया, घर के बाहर निकलते ही आपने अपने आप को खतरे में डाल दिया। अब अगर आप उस खतरे से बचकर आ गए तो आपकी किस्मत, नहीं बचे तो आपकी बदकिस्मती है वो। तो ये चीजें हैं, तो खुद यानी कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। आप इस वक्त कोविड से अगर आप बचना चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं, तो खुद ही अपने आप को बचाएं, तभी आप बच सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। सरकारें तो ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन लगा देंगी, सरकारें और क्या कर सकती हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप वही देखिए, हम्म वही बाकी चीजें रेस्ट। हैं कि सरकार को जो करना है वो उतना ही करेगी। वो जबरदस्ती आपको पकड़ के, अब लॉकडाउन लगा दिया गया, मान लीजिए लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके बाद भी आप सड़क पर निकलेंगे तो पुलिस आप पर कड़ाई करेगी, आप पर लाठियां चलाएंगी। तो वो स्थिति क्यों? अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन करें आप, क्यों जरूरी है बाहर निकलना? तो ये चीजें हैं। सरकार तो जहां तक अपना है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का, ठीक है, आज जब स्थिति बिगड़ी है तो आनन फानन में बहुत सारी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, ये जितनी सुविधाओं की बात हो रही है, या ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है, या कोविड बेड की व्यवस्था की जा रही है, या आईसीयू बेड की व्यवस्था, जो कहाँ हो रहा है? ये सिर्फ बड़े शहरों में या शहरों में हो रहा है। गांव के लिए आपकी क्या व्यवस्था आज भी है? कोई व्यवस्था नहीं है गांव में। कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है? 99% स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं है, ऑक्सीजन मास्क तक नहीं है। कैसे वहां गांव के लोग कहाँ जाएंगे? जब शहर के लोगों को बेड नहीं मिल रहा है अस्पतालों में, तो गांव के लोग अगर अस्पताल में भर्ती होना चाहें तो वो कहाँ जाएंगे? है ही नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो उनको तो आपने छोड़ दिया है, कि उनकी किस्मत पे छोड़ दिया है कि बच जाओ तो बच जाओ, मर जाओ तो मर जाओ। तो ये चीजें हैं कि अब ये भी है कि एक दिन में ये चीजें सुधर नहीं हो सकती हैं। 135 करोड़ लोगों के लिए आप एक साल में सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। आप सबके लिए उतने अस्पताल नहीं बना सकते हैं एक साल में। यह जो होना चाहिए था, 70 साल में जो चीज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आज उसकी कमी हम भुगत रहे हैं। ना आपने उतने मेडिकल कॉलेज खोले, आपके पास, अगर आप अस्पताल आज जो हो रहा है कि मेकशिफ्ट अस्पताल बना दिए जा रहे हैं, 1000 बेड के, 2000 बेड के टेम्पोररी अस्पताल बना दिए जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल बनाने वहां डॉक्टर कहाँ है वो उसमें सर्व करने के लिए? आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। इक्विपमेंट आप विदेशों से खरीद लेंगे, लेकिन डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर तो आपको खुद ही लाना हो, तो डॉक्टर कोई दो दो दिन या एक साल में तो आप नए डॉक्टर पैदा कर नहीं सकते हैं। डॉक्टर बनने की जो प्रक्रिया है वो तो आपको पूरी करनी होगी। तो उसके लिए जितने मेडिकल कॉलेज चाहिए, जितने 1000 जनसंख्या पर जितने डॉक्टर चाहिए, उसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी
मान लीजिए पिछले 15-20 सालों में पर सोच बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन वो काफी नहीं है। जिस ढंग से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, उस ढंग से डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो सारांश ये है शरद जी कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लेते हैं तो डॉक्टर्स नहीं है आपके पास। दैट इज अ मेन थिंग। मतलब मेडिकल पारा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ ये सब नहीं है। और गांव में हर चीज गांव में तो आप सुविधा दे ही नहीं रहे हैं। और मेनली क्योंकि मैं चाहूंगा कि अब हमारे पास समय की थोड़ी कमी रहेगी, तो सवाल तो कई पूछे जा सकते थे। मुख्य रूप से अभी जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने लॉकडाउन लगाने की कोशिश की है, पहला। दूसरा, आपका कहना यह है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगाएं, वही एक साधन है। और तीसरा, खुद अपने आप को बचाएं। आज की जो जी। और जी, तो देखिए, आप जो कह रहे हैं कि सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है, ठीक है। लॉकडाउन क्यों लगाने की जरूरत पड़ती है? लॉकडाउन लगाने की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। जो काम आपको खुद करना था, आपको बाहर निकलने से रोकना था, भीड़ बढ़ाने से रोकना था, वो काम आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है ताकि आप घर के अंदर बंद हो सकें। तो लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है। लॉकडाउन लगाने से आप तो संक्रमण की गति को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरे प्रभाव लॉकडाउन के कितने गंभीर होते हैं, ये पिछले साल आपने देख लिया कि आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आपका जीडीपी -23 तक चला गया। तो ये सारी चीजें लॉकडाउन के कारण हुआ। आप बेरोजगारी अपने सातवें आसमान पे पहुंच गई, सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। लाखों लोगों को आपने सड़कों पर पैदल, हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा। तो ये सारी चीजें लॉकडाउन का ही नतीजा थी। तो लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है। लॉकडाउन को जितना जल्दी आप सुधर जाएंगे, लॉकडाउन उतना जल्दी हट जाएगा, और वो आम लोगों के लिए ही वो बेहतर होगा कि जितना जल्दी लॉकडाउन खत्म हो। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आम आदमी जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है लॉकडाउन लगाने के अलावा। ये है। तो मतलब इसका मतलब है कि अब देयर इज नो ऑप्शन। कोविड हैड नॉट गिवन एनी स्पेस टू, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है उसने बचने के लिए। बचने का बस यही रास्ता है कि आप मास्क लगाइए, दूर रहिए, घर में रहिए, किसी से ना मिलिए। ये प्रोटोकॉल्स का जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो निभाइए, वैक्सीन ले लीजिए। सो शरद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस विषय पे कि कोविड के कारण जो सत्ताधारी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, इसको कितना पब्लिक का गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।